वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी स्टडी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। ये इस सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। प्रीवियस 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप वीडियो की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो कल ये बताना रह गया था कि सोडियम प्लस क्लोरीन मिलके नमक NaCl सोडियम क्लोराइड कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था सोडियम पे एक एक्स्ट्रा था एटम, इलेक्ट्रॉन, जो उसे देना था। क्लोरीन पे 7 थे, गिने तो 1 2 3 4 5 6 7। इस पे 7 थे, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, इसके लास्ट शेल में 1 थे। तो इस पे एक है, ये अपना दे देगा क्लोरीन को इसने एक दे दिया तो इस पर पॉजिटिव का साइन आ गया। क्लोरीन ने एक ले लिया तो इस पर नेगेटिव का साइन आ गया। बस सिंपल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं फाइनली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे आदान प्रदान होता है इलेक्ट्रॉन्स का। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे आज आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सीधी बात, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आयंस की शेयरिंग होती है वो आयनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। द कंपाउंड्स फॉर्म बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल। तो जो ऐसा कंपाउंड बने जब किसी मेटल से नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो, तब जो कंपाउंड बनता है उसे हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड सेम वर्ड है, एक ही चीज़ है, कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। अब हम पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड्स, ऐसे जो कंपाउंड होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल के आयन्स शेयरिंग से बनते हैं, उन्हें हम उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, फिज़िकल नेचर कैसा होता है आयनिक कंपाउंड्स का। तो ये सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, जनरली ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल, सॉलिड हार्ड का मतलब तो आपको पता ही है कि सख्त और मजबूत। ब्रिटल का मतलब भी आपको पता ही है, ब्रिटल का मतलब भंगुर हो जाए, मतलब जो चूर चूर हो जाए टूटने पे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो नॉर्मली हाई होते हैं। सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, ये पानी में सॉल्युबल होता है जनरली, एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज कैरोसिन एंड पेट्रोल। तो जैसे यार नमक है, नमक पानी में सॉल्युबल है पर कैरोसिन और पेट्रोल में सॉल्युबल नहीं है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है आयनिक कंपाउंड्स हैं, चार्जेस हैं इन पर पॉजिटिव और नेगेटिव के। क्लियर। तो जब इन पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं तो आयनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट होगी आसानी से। दैट्स वाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन फॉर्म एंड सॉल्यूशन फॉर्म बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। तो जब ये अपने मॉल्टन या लिक्विड वाले फॉर्म में होते हैं तब इनमें बिजली ट्रांसफ़र होती है, कंडक्ट होती है, अदरवाइज़ नहीं होती। ओके, तो इनका एक्वस सॉल्यूशन में ही इलेक्ट्रिसिटी का। आगे पढ़ते हैं, अकरेंस ऑफ मेटल्स, मेटल्स कैसे निकलते हैं, कहाँ से पाए जाते हैं वो पढ़ेंगे। तो मिनरल्स, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। ऐसे एलिमेंट या कंपाउंड जो अर्थ की क्रस्ट में नेचुरली पाए जाते हैं उन्हें हम मिनरल बोलते हैं। और क्या है, ओर्स। ओर्स क्या होते हैं, ओर्स हम एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं। मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, किसी एक मिनरल में किसी मेटल की जो कंसंट्रेशन है, परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, किसी और में मान लो एल्यूमिनियम का हो रहा है तो एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है उस मिनरल से। ठीक है, एंड मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, सच मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। यानी ऐसे मिनरल जिसमें मेटल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेटल, और जिन्हें हम प्रॉफिटेबली भी निकाल सकते हैं, यानी उनसे मिनरल से मेटल निकालने में हमें ज़्यादा खर्चा ना आए, हमारे वो इकोनॉमिक रहे, ऐसे मिनरल्स को हम ओर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये रिएक्टिविटी सीरीज़ जो हमने पहले पढ़ी थी, पोटेशियम जिसमें हाई सबसे ऊपर होता है और आपका गोल्ड और सिल्वर सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो इसमें जो वेरी रिएक्टिव मेटल्स हैं वो ये हैं, जिंक से लेके मरकरी तक के मॉडरेट हैं, गोल्ड एंड सिल्वर हमारा लीस्ट रिएक्टिव है। तो वेरी रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते और ये इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं ज़मीन से। ओके, मॉडरेट जो होते हैं वो सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं एंड इनका रिडक्शन होता है कार्बन की मदद से। लीस्ट रिएक्टिव जो होते हैं
लीस्ट रिएक्टिव जो होते हैं ये फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में, फ्रीली अवेलेबल होते हैं। तो इनको निकालने के ये डायरेक्टली हमें नेचर से मिल जाते हैं। गोल्ड होता है गुफाओं से या अंडरग्राउंड खोदाई से निकलता है गोल्ड ज़मीन के अंदर से, तो फ्री स्टेट में पाया जाता है। नॉर्मली गोल्ड मिल जाता है हमें, हमें एक्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ता अलग से। ओके, तो ये एक बार टेबल देख लीजिए कैसे कौन कौन से मेटल्स कैसे मिलते हैं हमें। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। अब ओर्स से हम मेटल्स कैसे निकालते हैं वो हम पढ़ेंगे। स्टेप 1 एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, स्टेप 2 एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, स्टेप 3 रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। पहला स्टेप क्या है, ओर्स का एनरिचमेंट, यानी जो ओर्स हैं उनको उनकी प्योरेस्ट फॉर्म में निकालना, उनसे मेटल्स को निकालना और उन मेटल्स को भी प्योरीफाई करना, रिफाइन करना। ओके, तो 3 तरीके के मेटल्स हमारे पास हैं, हाईली रिएक्टिविटी सीरीज़ के, मॉडरेट वाले और लो रिएक्टिविटी। जो सीरीज़ हमने ऊपर पढ़ी उसमें हाईली रिएक्टिव, मॉडरेट और लो, सबको निकालने के अलग अलग वेज हैं। जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उनकी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस हमने पढ़ रखा है क्या होता है छोटी क्लास में, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव एनोड्स बनाते हैं और इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, एनोड्स पे निकल के आते हैं स्पेसिफिक मेटल्स, एनोड और कैथोड्स होते हैं उन पर। ठीक है, इनसे हमें प्योर मेटल मिल जाते हैं। जो हाईली रिएक्टिव होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से निकलते हैं। जो मीडियोकर होते हैं वो कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स होते हैं। ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा था कि कार्बोनेट और सल्फाइड के फॉर्म में होता है। एक बार फिर से दिखा देता हूँ, जो मॉडरेट वाले होते हैं वो सल्फाइड ऑक्साइड के फॉर्म्स में होते हैं। क्लियर, तो जैसे जिंक कार्बोनेट, तो ये कार्बोनेट और हो गया, और HgS यानी मरकरी सल्फाइड, इसे सिनाबार बोलते हैं। ठीक है, HgS सिनाबार नाम है जिंक सल्फाइड। ठीक है, तो ये सल्फाइड ओर्स हैं। जो कार्बोनेट ओर्स होते हैं वो कैल्सिनेशन की मदद से निकलते हैं, सल्फाइड ओर्स होते हैं वो रोस्टिंग की मदद से निकलते हैं। क्लियर, तो यही डिफरेंस है। फिर इसके बाद क्या होता है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, ये मिल जाती हैं हमें। इन्हीं को रिफाइन करते हैं, रिडक्शन करते हैं, इनका प्योरीफाइड फॉर्म में हमें मेटल मिल जाता है। फिर जो बचे थे लीस्ट रिएक्टिव जो मेटल्स हैं हमारे, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, सल्फाइड ओर्स में ही लो रिएक्टिविटी वाले ही पाए जाते हैं। ये डायरेक्ट रोस्टिंग से निकलते हैं, फिर इनसे मिलता मेटल, मेटल्स को रिफाइन कर लेते हैं। तो एक छोटी सी ये टेबल है, देख लो। आगे डिटेल में पढ़ेंगे कैल्सिनेशन, रोस्टिंग वगैरह क्या क्या है। ओके, स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड ओर्स। तो गेज, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है वो हमें पढ़ने हैं। गेज, ओर्स आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़। ओर्स में बहुत तरीके की इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं, जैसे सॉइल, सैंड एक्सेट्रा। इसी को इम्प्योरिटी को गेंज बोलते हैं। ठीक है, गेंग, गेंज नहीं गेंग। रोस्टिंग, द सल्फाइड्स ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली। जो सल्फाइड ओर्स होती हैं, ठीक है, इनको गर्म किया जाता है। गर्म करने पे ये ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। और जब इनको गर्म किया जाता है तो उसमें एयर यानी ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसी को रोस्टिंग कहते हैं। वैसे रोस्टिंग का मतलब पकाना होता है, तो एक तरीके से हीट अप करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एयर इज़ नोन एज रोस्टिंग। फॉर एग्जांपल, जिंक सल्फाइड हमने ली, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको गर्म करा तो जिंक ऑक्साइड बन गई, तो इसका ऑक्सीडाइजेशन हो गया। बस यही काम है रोस्टिंग का। आगे कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन पढ़ लेते हैं। द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। कैल्सिनेशन में जो कार्बोनेट वाले ओर्स होते हैं इनकी ऑक्सीडाइजेशन होती है लिमिटेड एयर में। उसमें रोस्टिंग में सल्फाइड वाली ओर्स ली जाती हैं, इसलिए हमने सल्फाइड लिया था। कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ली जाती हैं, पर इसमें जो एयर होती है वो लिमिटेड होती है, ज़्यादा नहीं ली जाती। फिर इनका ऑक्सीडाइजेशन होता है। ओके, रिडक्शन में क्या होता है, जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं आर रिड्यूस टू कॉरस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। रिडक्शन में कार्बन जैसा एक रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से जो ऑक्साइड्स होती हैं उनकी ऑक्साइड्स उनसे अलग की जाती हैं। तो जिंक ऑक्साइड में जब कार्बन के साथ रिएक्ट कराया तो जिंक अलग हो गई और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग निकल आई। तो मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन यानी ऑक्साइड्स मेटल से हटाना, मेटल की जो ऑक्साइड्स है उनसे ऑक्साइड्स को हटाना, ये कहलाता है रिडक्शन, रिड्यूस होना। ओके, अब है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। इसके बाद टॉपिक, मेटल्स को रिफाइन कैसे करते हैं।
ये और कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स वो भी हम कवर कर लेते हैं इसी वीडियो में। द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो मेटल जो हमें मिल गए, अब इनको रिफाइन करना है, इम्प्योर मेटल को साफ़ करना है, तो हम किसकी मदद से करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की मदद से। ठीक है, इसके लिए हम क्या लेते हैं? एक बीकर लेते हैं, इसमें मान लो ये इम्प्योरिटीज़ हैं, मड जैसी ये इम्प्योरिटीज़ हैं, ये इलेक्ट्रोलाइसिस वाला वाटर है, इलेक्ट्रोलाइटिक वाटर। ठीक है, केमिकल जो पड़ा है। इधर हमने इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जो सॉल्यूशन लिया है वो है कॉपर सल्फेट पर एसिडिक। तो ये जो लिक्विड है ये एसिडिक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने लिया है। इसमें हमने एक जगह रखा कैथोड जो कि नेगेटिव साइन का होता है, एक लिया हमने ये एनोड, ये पॉजिटिव साइन का होता है। इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया और ये एक स्विच है। क्लियर? देख लीजिए अच्छे से। ये हमारा टैंक था और ये पूरा डायग्राम है, हमने कैसे बनाना है ये प्रोसेस है। तो जो एनोड होता है, इम्प्योर कॉपर जमा हो जाती है, एनोड है इधर, इम्प्योर कॉपर जमा हो जाएगी। कैथोड, इस पर प्योर कॉपर जमा हो जाएगी। प्योर कॉपर लेंगे और कैथोड पर लेंगे स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट यही सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जो सॉल्यूशन लिया जाता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। ओके, आगे अब हम क्या करेंगे? हमने एक इम्प्योर कॉपर की स्ट्रिप ली एनोड पे, एक प्योर कॉपर की स्ट्रिप ली कैथोड पे, कैथोड एनोड पे, प्योर इम्प्योर ले लिए, इम्प्योर ऑन एनोड एंड प्योर ऑन कैथोड। अब पहला प्रोसेस क्या करेंगे? हम करंट फ्लो कराएंगे ऑन पासिंग द करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में हमने करंट फ्लो कराया थ्रू बैटरी। द इम्प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिजोल्व इनटू इलेक्ट्रोलाइट। तो जो इम्प्योर मेटल है एनोड पे, ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइट जो ये सॉल्यूशन है इसमें डिजोल्व हो जाएगा। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। इतना ही अमाउंट जितना मेटल का था, बराबर अमाउंट पे जो प्योर मेटल है वो कैथोड पर जमा हो जाएगा। द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ एनोड एंड इट इज़ कॉल्ड एनोड मड। समझ में आया? तो ये ली थी हमने प्योर कॉपर की स्ट्रिप, ये ली थी हमने इम्प्योर, ये ली थी हमने प्योर कैथोड पे। इधर सारी इम्प्योरिटीज़ जमा हो जाएंगी, इधर प्योरिटीज़ जमा हो जाएंगी, और जो ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं, इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट में नीचे आके बैठ जाएंगी, जमा हो जाएंगी बॉटम पे। इन्हीं को बोलेंगे एनोड मड। क्लियर? तो पूछे तो ये होती है एनोड मड, जो इम्प्योरिटीज़ इनसॉल्युबल है नीचे सेटल हो जाती है। कोरोजन क्या होता है? हमने छोटी क्लास में पढ़ी रखा है। द सरफेस ऑफ सम मेटल सच एस आयरन, आयरन जैसे जो मेटल्स होते हैं ये कोरोड हो जाते हैं जब इनको मॉइस्ट एयर में रखा जाता है, यानी नमी और हवा, ऑक्सीजन दोनों एक साथ मिलते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो वो सड़ गल जाती हैं, उसी को कोरोजन बोलते हैं। क्लियर? सिल्वर बिकम्स ब्लैक व्हेन एक्सपोज टू एयर एज इट रिएक्ट्स विद एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर जो होता है वो काला पड़ जाता है, ब्लैक पड़ जाता है अगर वो हवा में रहता है। कॉपर अगर मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड और एयर के साथ मिल जाए तो इस पर ग्रीन कोटिंग चढ़ जाती है कॉपर कार्बोनेट की। आयरन का तो पता ही है, आयरन को जंग लग जाती है जब ये मॉइस्ट एयर के साथ रहता है, तो ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, रस्ट जमा हो जाती है आयरन के ऊपर। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं कोरोजन से? तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, पेंट करके, ऑयलिंग लगा के, ग्रीसिंग करके, गैल्वेनाइजेशन यानी जिंक की परत चढ़ा के, क्रोमोप्लेटिंग, एनोडाइजिंग या मेकिंग एलॉयस। ठीक है, ये सारे प्रोसेस है। एनोडाइजिंग क्या है? एनोड की मदद से इस पर, मतलब एनोडाइजिंग और गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग, ये सब प्लेटिंग है, ये मेटल के ऊपर कोई ना कोई परत चढ़ाते हैं, ऐसे मेटल, ऐसे एलॉय या मेटल की जो जिस पर जंग ना लगती है। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन में स्पेशली हम जिंक का यूज़ करते हैं। इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग। स्टील और आयरन को जंग से बचाने के लिए इस पर जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है, गैल्वेनाइजेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलॉय क्या होता है ये हम जानते ही है, दो अलग मेटल से मिला के होमोजेनियस मिक्सचर लेके उनका एक नया मेटल बनाना या नॉन मेटल बनाना, ये कहलाता है, इसी को कहते हैं एलॉय। ओके, आयरन,
आयरन मिक्स विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। अगर आयरन में थोड़ा कार्बन मिला दें तो वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। स्टील, स्टील कैसे बनता है? आयरन और निकल और क्रोमियम से मिला के, तो ये भी एक एलॉय है। ब्रास, ब्रास कॉपर और जिंक का एलॉय है। ब्रॉन्ज कॉपर और टिन से मिलके बनता है। सोल्डर, सोल्डर क्या होता है? सोल्डर, जो सोल्डरिंग होती है ना मेटल्स की, देखा आप अपने वेल्डिंग वगैरह करते हैं तो उसमें एक रॉड ली जाती है सिल्वर कलर की, उसको सोल्डर बोलते हैं। वो लेड और टिन से मिलके बनता है। अमेलगम, इफ़ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी। अमेलगम मरकरी और किसी दूसरे मेटल, कोई भी मेटल हो सकता है पर एक उसमें से मरकरी होना ज़रूरी है, ऐसे एलॉय को हम कहते हैं अमेलगम। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रास, ब्रॉन्ज यानी कांसा, तांबा क्या होता है। ओके, तो फिनिश, यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट्स में। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर योर वैल्यूबल फीडबैक, शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।